सुनी ही होगी, उसको डिटेल टाइप में हम लेकर आए हैं। रूस ने यहाँ पर यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान की घोषणा कर दी है। एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा यहाँ पर हो चुका है सामने। युद्ध रोकने की अपील कर रहा है बार-बार यूनाइटेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या यूएन कर रहा है। इसकी घोषणा के बाद में पुतिन से युद्ध रोकने की अपील की गई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि रूस अपने सैनिकों को हमला करने से रोके। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा युद्ध की घोषणा के बाद में यूक्रेन के देश में असैन्य उड़ानों असैन्य उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा ये कहा गया है कि पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ है और उनके लिए प्रार्थना कर रही है। उन्होंने कहा है कि रूसी सेना की ओर से उन पर बिना उकसाने के एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के कदम को देखते हुए एक नए प्रतिबंध की घोषणा कर दी है। भारत ने शांति की अपील की है। भारत ने यूक्रेन पर हमले के घोषणा के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि बाइडेन ने कहा है कि दुनिया की प्रार्थनाएं यूक्रेन के लोगों के साथ है, जो कि रूसी सेना बलों द्वारा अनुचित हमले का शिकार हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक पूर्व नियोजित युद्ध चुना है जो एक विनाशकारी साबित हो सकता है। भारत ने रूस के यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई के आदेश के बाद शांति की अपील की है। रशिया यूक्रेन वार, क्या रूस यूक्रेन युद्ध भारत में आम लोगों पर असर पड़ेगा? रशिया यूक्रेन के वार के बाद आपको ये बता दिया गया है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। पिछले 48 घंटों में बहुत तेजी से पूरी दुनिया के घटनाक्रम में बदलाव आ रहा है। रूस ने 24 फरवरी 2022 को सुबह यूक्रेन के कई इलाकों में हमला किया गया। रूस ने यूक्रेन में विद्रोही कब्जों वाले इलाके दोनेत्स्क और लुहांस्क को भी मान्यता प्रदान कर दी गई है। रूस ने यूक्रेन के ऊपर सैन्य हमला किया है। हम इन सब के दौरान तीसरे युद्ध की आहट के बीच भारत के लिए एक चिंता का बादल मंडराने लग गया है। यदि भारत में रह रहे लोग ये सोच रहे होंगे कि 5,000 किलोमीटर दूर रूस यूक्रेन के बीच जो कुछ चल रहा है उसका असर भारत पर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको ये बता दिया जाए, इससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। भारत का रिश्ता दोनों देशों से है। भारत रूस और यूक्रेन दोनों के साथ व्यापारिक रिश्ता है तथा भारत के काफी नागरिक इन दोनों देशों में रहते हैं। यूक्रेन में ज्यादातर लोग भारत के पढ़ने जाते हैं, वहीं रूस में कई भारतीय पढ़ाई के साथ साथ नौकरी के लिए भी जाते हैं। दोनों देशों के बीच आपसी तनाव का कारण से न केवल भारतीय नागरिकों को आने वाले दिनों में समस्या का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि आपके और हमारे घर का बजट भी खराब हो सकता है। रूस में भारतीय दूतावास के अनुसार लगभग 14,000 भारतीय रूस में रहते हैं। इनमें लगभग 5,000 छात्र हैं। लगभग 500 बिजनेसमैन हैं। ये बिजनेसमैन चाय, कॉफी, चावल, मसाले के व्यापार से जुड़े हुए हैं। यूक्रेन में सबसे ज्यादा संख्या मेडिकल छात्रों की है, जो लगभग 18 से 20,000 छात्र वहाँ पढ़ते हैं। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए भारत से जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर बेहद बड़ा असर होगा। इस युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर देखा जा सकता है, क्योंकि ये लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। व्यापारिक गतियों पर नेगेटिव असर आएगा। आपको बता दिया जाए कि सबसे पहले कच्चे तेल के दाम जो है $101 प्रति बैरल पार जा चुके हैं। उनमें और ज्यादातर बढ़ोतरी हो सकती है। भारत के लिए ऐसा होना बेहद नकारात्मक साबित होगा। देश का आयात खर्च बढ़ेगा और चलते व्यापार घाटा और ऊपर चला जाएगा। देश में बढ़ सकती है महंगाई। तेल के दामों में बढ़ोतरी और माल ढुलाई का प्रभाव पड़ेगा। इसे चलते खाने पीने की चीजें, सब्जियां, फल, दालें, तेल, ये सभी महंगे होने के आसार हैं। भारत में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध से महंगाई बढ़ने के आसार नजर आने लग गए हैं। प्राकृतिक गैस की कीमतें भी बढ़ जाएगी। भारत की कुल ईंधन की खपत प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी करीब 6% है। इस 6% का 56% जो भारतीय इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट ज्यादातर कतर, रूस, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे जैसे देशों से होता है। रूस पश्चिमी यूरोप प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा निर्यातक है तथा इसी की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। यदि इस पाइपलाइन में कुछ होता है तो सप्लाई बाधित हो सकती है और कीमतों पर उसका निश्चित तौर से असर पड़ सकता है। इन चीजों पर बढ़ सकता है असर। विश्व में सबसे ज्यादा रिफाइंड सूरजमुखी यूक्रेन से एक्सपोर्ट होता है और यूक्रेन के बाद रिफाइंड सप्लाई में रूस का स्थान है। दोनों देशों के बीच युद्ध लंबे समय से चला तो घरों में उपयोग होने वाले सूरजमुखी तेल की किल्लत भी आ सकती है।
यूक्रेन का बाजार भारत के लिए फर्टिलाइजर के लिए बहुत बड़ा बाजार है। आपको बता दिया जाए, यहाँ से बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर भारत आता है। साथ ही भारतीय नेवी के कुछ टरबाइन भी यूक्रेन से ही भेजता है। रूस से मोती, कीमती पत्थर और धातु की इंपोर्ट होता है। मिलिट्री स्ट्रेंथ और रशिया एंड यूक्रेन, क्या रूस के सामने टिक पाएंगे यूक्रेन की सेना? जाने दोनों देशों में सैन्य शक्ति का हिसाब किताब। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग की घोषणा कर दी है। रूसी राष्ट्रपति घोषणा के ठीक बाद यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी राजधानी पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच भारी तनाव कम करने के नाम नहीं ले रहा है। रूस द्वारा जंग की घोषणा के बाद ये बहुत आशंका बढ़ गई है कि लड़ाई अब विश्व युद्ध में बदल सकती है। यदि ताकत, क्षेत्रफल और सेना की बात करें तो रूस अपने इस पड़ोसी देश से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। रूस की सेना की तस्वीर पिछले 15 सालों में बदल चुकी है। रूस की सेना आधुनिक हो चुकी है। जाने दोनों देशों की सैन्य शक्ति के बारे में। रूस के विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। रूस सैन्य खर्च के मामले में विश्व के टॉप 5 देशों में आता है। रूस ने साल 2020 में रक्षा खर्च पर 61.7 अरब डॉलर खर्च किए थे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सीपीआर के अनुसार यूक्रेन ने अपनी सेना पर 5.9 अरब डॉलर खर्च किया, अर्थात रूस की तुलना में यूक्रेन का लगभग 10 गुना खर्च कम है। ग्लोब फायर पावर के अनुसार रूस के पास 30 लाख से ज्यादा जवान है। इनमें से 10 लाख सक्रिय जवान, वही यूक्रेन के पास 11.15 लाख जवान है। उनमें से लगभग 2.55 लाख सक्रिय हैं। आपको ये बता दी जाए कि रूस के पास जहां 1500 से ज्यादा लड़ाकू विमान है, यूक्रेन के पास मात्र 67 लड़ाकू विमान है। रूस की हवाई सैन्य ताकत की बात करें तो विश्व में दूसरे स्थान पर आती है। वहीं यूक्रेन की रैंकिंग 31वीं है। रूस के पास कुल 4173 एयरक्राफ्ट हैं। यूक्रेन के पास 318 एयरक्राफ्ट हैं। रूस की जमीनी ताकत की बात की जाए तो टैंकों के मामले में विश्व का नंबर 1 एक देश है। रूस के पास कुल 12,420 टैंक हैं, जबकि यूक्रेन के पास 2,596 टैंक ही है। बख्तरबंद वाहनों की बात की जाए तो रूस पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है, जबकि यूक्रेन छठे नंबर पर है। यूक्रेन के लिए कुल 38 नौसैनिक जहाजों की तुलना की जाए तो रूस के पास एक विमान पोत सहित 600 से अधिक नौसैनिक जहाज हैं। रूस के पास समुद्र में छिपकर हमला करने के लिए 70 पनडुब्बियां हैं, जबकि यूक्रेन के पास एक भी पनडुब्बी नहीं है। रूस और यूक्रेन पर हमला क्यों किया रहा है, क्या कारण है, इनके बीच विवाद क्या है, ये हमें जानना जरूरी है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग जो शुरू हुई, किस कारण हुई है? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के विरुद्ध सैन्य ऑपरेशन करने का आदेश दे दिया गया है, जबकि यह युद्ध को टाला नहीं जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि पुतिन ने यूक्रेनी सेना को धमकी देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द हथियार डाल दे, नहीं तो युद्ध को टाला नहीं जा सकता है। रूसी राष्ट्रपति की घोषणा के बाद यूक्रेन में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही रूस के हवाई हमलों को देखते हुए कीव में सायरन बजा दिए गए हैं। यूक्रेन ने विदेश मंत्री से कहा है कि अब रूस के विरुद्ध कड़े प्रतिबंध लगाए दुनिया को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के यूक्रेन के विरुद्ध सैन्य अभियान की घोषणा के तुरंत बाद यूक्रेन में कई जगह धमाकों की आवाजें सुनी गई है और आज प्रातः भी धमाके हुए हैं और धमाके जारी हैं। रूसी राष्ट्रपति की घोषणा के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री की प्रक्रिया आई है और उन्होंने यूक्रेन अपना बचाव करेगा और जीतेगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अभी यूक्रेन को पूर्व पैमाने पर आक्रमण शुरू किया है और रूस के यूक्रेन के साथ जारी गतिरोध जो है उसके बीच युद्ध की घोषणा कर दी गई है। रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद क्या है, तो इतिहास की तरफ देखें तो दोनों ही अपने आपको बता दें कि यूक्रेन की सीमा जो है पश्चिम से यूरोप एवं पूरब में रूस के साथ लगती है। साल 1961 तक यूक्रेन सोवियत यूनियन संघ जो था यूएसएसआर उसका सदस्य था। यूएस और रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव 2013 के अंदर शुरू हुआ। यूक्रेन की राजधानी कीवी में नवंबर 2013 के अंदर तत्कालिक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविचिन का विरोध शुरू हो गया था और रूस का समर्थन यूकोविचिन के साथ था, जबकि ब्रिटेन, अमेरिका और ब्रिटेन के
प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे थे। राष्ट्रपति जो थे उनकी फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। रूस ने इससे नाराज होकर दक्षिणी यूक्रेन के एक जगह थी क्रीमिया, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया, वहां पर कब्जा कर लिया। साथ ही साथ वहां के अलगाववादियों के साथ समर्थन दिया। अलगाववादियों के पूर्वी यूक्रेन के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। उस समय से ही रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन के सेना के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई थी। रूस का कारण है यूक्रेन पश्चिमी देशों से अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, जबकि रूस इसके विरुद्ध में है। आपको बता दें कि सदस्य ना होने के बावजूद यूक्रेन के नाटो से अच्छे संबंध है। साल 1949 में सोवियत यूनियन का मुकाबला करने हेतु नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो NATO की स्थापना हुई थी। रूस की मांग है कि NATO रूस में अपने सदस्यों को रोक लगाए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा पिछले साल चेताते हुए कहा था कि यदि रूस के खिलाफ नाटो यूक्रेन की जमीन का उपयोग करता है तो अंजाम बुरा होगा। जो नाटो है यूक्रेन में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, उधर नाटो के रूस की चिंता पर कहा है कि रूस को इस प्रक्रिया में दखलंदाजी देने का अधिकार नहीं है। नाटो क्या है इसके उद्देश्य। अब हमारा मेन मोटिव जो यहाँ से निकलता है वो नाटो से ही संबंधित निकलता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नाटो क्या है और इसके क्या उद्देश्य है। नाटो एक सैन्य संगठन है जहां पर 1949 में अमेरिका, कनाडा, यूके और फ्रांस सहित 12 देशों द्वारा बनाया गया था। इसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। उत्तरी अटलांटिकीय संधि संगठन इसे कहा जाता है। नाटो का जो गठन है बड़े पैमाने पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सोवियत संघ से खतरे का मुकाबला करने के लिए किया गया था। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है जो कि नाटो में कोई भी निर्णय सभी 30 देशों के समूह जो 30 यहाँ पर देश हैं सदस्य हैं उनके द्वारा ही लिया जाता है। नाटो का स्थापना के समय मुख्य उद्देश्य पश्चिमी यूरोप और सोवियत यूनियन संघ में साम्यवादी विचारधाराओं को रोक लगाना था। नाटो का उद्देश्य 4 अप्रैल 1949 में हस्तांतरित अमेरिकी अटलांटिक संधि का कानून करता है। नाटो समूह सुरक्षा की एक प्रणाली का संगठन है। प्रणाली के तहत एक सदस्य राज्य में हमले को सभी पर हमला माना जाएगा। मतलब एक अगर सदस्य पर हमला किया गया है तो यहाँ पर सभी पर हमला माना जाएगा और सामूहिक प्रतिक्रिया की मांग करता है। यह सदस्य के बीच में एकजुटता, सामंजस्य की भावना पैदा करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न होने वाले नए खतरों से निपटने के लिए न केवल सामूहिक रक्षा प्रदान करना है बल्कि संकट की स्थिति में प्रबंध जो है करने के साथ साथ सहकारी समूहों को प्रोत्साहित करने का भी यहाँ पर लक्ष्य लिया जाता है। नाटो के सदस्यों में प्रमुख सदस्य अगर हम देखें तो नाटो में सदस्यों के देशों में 2 उत्तरी अमेरिकी देश हैं, बाकी 27 यूरोपीय देश हैं और एक यूरेशियन देश यहाँ पर है। बाकी सारे 27 देश हैं। क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य है? तो यहाँ पर ये बात सीधी तरह कही जाए तो नहीं, यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य नहीं है। यूक्रेन हालांकि एक नाटो भागीदार देश के रूप में है, जिसका अर्थ यह है कि भविष्य में नाटो का सदस्य बन सकता है या शामिल हो सकता है। नाटो और यूक्रेन के साथ में रूस का क्या मुद्दा है। तो रूस चाहता है कि पश्चिमी देशों में यह गारंटी दे कि नाटो यूक्रेन एवं अन्य पूर्व सोवियत यूनियन संघ के जो देश हैं उनके सदस्य हैं उनके रूप में शामिल होने में अनुमति नहीं देगा। तो यहाँ पर इसने गठन से यूक्रेन के हथियारों की तैनाती रोकने तथा पूर्वी यूरोप से अपने सेना वापस बुलाने या मंगाने की मांग की है। रूस यह भी चाहता है कि नाटो पूर्व यूरोप में अपने सैन्य गतिविधियों को बंद कर दे। रूस और यूक्रेन सैकड़ों सालों से सांस्कृतिक, भाषाई, पारिवारिक संबंध साझा करते हैं। रूस और यूक्रेन में कई समूह हेतु देशों की साझा विरासत एवं भावनात्मक मुद्दे हैं जिनका चुनावी और सैन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। सोवियत संघ के हिस्से से अगर हम रूप में यूक्रेन में रूस के बाद में दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था तथा
रणनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से काफ़ी अहम था। तो कहा जाए तो अगर 2 देश अगर आपस में होते हैं तो आज भारत और पाकिस्तान को अगर हम एज़ ए लाइक देखें तो भारत और पाकिस्तान की संस्कृति भी इस तरह से जुड़ी हुई थी। बँटवारे के बाद में अगर हम देखें तो इस तरह से आज भी संबंध भले ही बेहतर ना हो, पर सांस्कृतिक रूप से और आर्थिक रूप से, रणनीतिक रूप से हम आज भी पाकिस्तान के उसी तरह से साथ रहते हैं। और हमारे यहाँ फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं या फिर अगर किसी भी धर्म के लोग हैं, वो उसी दिन वहाँ पर भी उसी तरह के त्योहार मनाते हैं। तो ये कहने की बात है, लोगों की भाषाएँ नहीं बदलेगी, विचारधाराएँ नहीं बदलेगी और भावनात्मक यहाँ पर भाव नहीं बदला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो इनके ऊपर भी एक आहत होता है। नाटो का कार्य क्या है, एक नज़र इस पर देखें तो नाटो आतंकवाद की समस्या से निपटने के साथ-साथ आतंकवादी हमलों के परिणामों का प्रबंध करने हेतु नई क्षमताओं और प्रौद्योगिकी का विकास करता है। नाटो का लोकतांत्रिक मूल्यों पर बढ़ावा देने और अपने सदस्यों की समस्याओं को हल करने के अतिरिक्त न केवल विश्वास का निर्माण करता है, बल्कि रक्षा और सुरक्षा के मामलों में परामर्श एवं सहयोग की अनुमति देता है। नाटो का शांतिपूर्वक तरीके से विवाद को हल करने के लिए राजनैतिक प्रयास करता है। तो ये हमने आपको यहाँ पर बताया। अभी वर्तमान तक हम जहाँ पर सुन रहे थे वहाँ तक कहा जा रहा है कि यूक्रेन के जो विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर एक स्पीच के तौर पर बात कही गई थी कि वह मदद भारत से मांग रहे हैं कि भारत एक शक्तिशाली देश है और साथ ही साथ भारत अगर रशिया को कहता है तो रशिया भारत की बात मानेगा। पूर्व संबंधों को अगर हम देखें तो यही वह यूक्रेन है जिसने भारत का साथ नहीं दिया था, और जब भारत का साथ उस समय नहीं दिया था तो आज समय और परिस्थितियां बदल चुकी है। जब एक वक्त ऐसा था तब हम भी किसी के सहमति और सहयोग की भावना के साथ में खड़े थे, पर आज हमारा भी साथ इसी तरह से यूक्रेन के साथ जो हो रहा है, भारत नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, पर भारत अपने संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खराब नहीं करना चाहेगा। जो हमारे संबंध